जय हिंद। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, उस नाभिक को तोड़ने पर अपार ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, उसी आधार पर परमाणु बम एंड हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, उसी बेस आधार पर, ठीक ना, बेस आधार पर, ठीक। तो इस वीडियो में आप बन रहिए अंत तक, आपको धैर्य के साथ बने रहिए। A to Z क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्या होता है परमाणु, क्या होता है नाभिक, नाभिक में क्या होता है कि उसको तोड़ने पर अपार एकदम भयंकर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। कहीं कहीं पर ये अनकंट्रोल हो जाने से मतलब बहुत क्षतिग्रस्त दुर्घटना का रूप ले लेता है, ठीक ना। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, आइए, ठीक। देखिए, एक होता है परमाणु। अब परमाणु क्या होता है इस बात को जानने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात होती है, जिसे मान चलिए कोई भी तत्व है, कोई मान चलिए ये सपोज हमारा चाबी है, कहाँ है चाबियों नहीं मिल रहा है, ये मान चलिए हमारा चाबी है, ठीक। ये चाबी, ये सपोज मान चलिए लोहा का बना है, हालांकि ये लोहा का नहीं है, ये लोहा का बना है, ठीक ना। तो लोहा का यदि हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ करके महीन एकदम पाउडर के जैसा पीसेंगे, इतना पीस दीजिए पाउडर के जैसा ताकि इसका एक एक कण हमें एकदम क्लियरिटी दिखाई न दे, क्लियर से दिखाई नहीं दे। तो जब नहीं दिखाई देगा, यदि उस कण का व्यास, सपोज ये वो कण है, जब हम उसको तोड़ करके एकदम महीन कण में बदल देंगे, यदि उस कण का व्यास 10⁻⁻10 मीटर तक चल जाएगा, ठीक। किसी भी तत्व का यदि पाउडर करे, महीन कण करे, यदि उस महीन कण का व्यास, एक कण का व्यास 10⁻⁻10 मीटर तक चल जाए, तो उसी कण को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक। अब परमाणु को हम नंगे आंख से देख नहीं सकते हैं, बदल रहे हैं, मतलब हम खुली आंख से नहीं, ऐसे नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है, अनेक मशीन है, जैसे कि माइक्रोस्कोप का नाम सुने होंगे आप लोग। तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है इसको देखने के लिए, परमाणु को देखने के लिए, ठीक। अब परमाणु को सबसे पहले देखा था रदरफोर्ड। परमाणु खोज किए थे रदरफोर्ड, नाभिक का खोज किए थे, नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं। तो परमाणु को कहा गया कि इसको हम नहीं देख सकते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक। जब इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया, माइक्रोस्कोप। अब आते हैं माइक्रोस्कोप का होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए जल्दी जल्दी तो नेटवर्क नहीं चलता है, बड़ी दिक्कत है। माइक्रोस्कोप, ये है हमारा माइक्रोस्कोप। देखिए कौन दिखा है क्रम से, माइक्रोस्कोप। ये है हमारा माइक्रोस्कोप। इसके सहायता से परमाणु को देखा जा सकता है, इसके सहायता से, इस मशीनरी की सहायता से परमाणु को, एक परमाणु को देखा जा सकता है, जिसका आकार, जिस परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर तक होता है, उसको इससे, इस मशीन की सहायता से देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 1911 में एक अजीब किस्म का घटना हुआ, कंडीशन आया। जैसे कि मान लीजिए ये परमाणु को कहा गया कि ये परमाणु है, ये परमाणु को भी तोड़ा जाए, तो तोड़ करके देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो रदरफोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था, रदरफोर्ड थे। ये परमाणु नाभिक के अंदर अजीब किस्म का अपना प्रयोग कर दिए, इस पर अल्फा कण का व्यवहार कर दिए, अल्फा किरण का व्यवहार कर दिए। तब उनको पता चला कि परमाणु के अंदर, इसके बीचों बीच एकदम पूरा सघन जगह है, एकदम गाढ़ा जगह, जिसे आप भोजपुरी में गाढ़ा कहते हैं, एकदम यहाँ जगह है, गाढ़ा जगह है। इस जगहिया से ये किरण पार नहीं कर पाया, ये टकरा के चला जाए इधर। रदरफोर्ड बोले कि जरूर कुछ ना कुछ ये जगह है, तो इसी का नाम दिए रदरफोर्ड नाभिक।
नाभिक नाम दिए। ई कंडीशन ऑफ ये थे रदरफोर्ड 1911 में। रदरफोर्ड क्या किए थे, अल्फा किरण का बचाव किए, नाभिक से टकरा के चल आया, तो रदरफोर्ड जान गए कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर है, इसी की वजह से हमारा प्रकाश, ये एक प्रकाश है, इसी की वजह से प्रकाश रिटर्न चल आया, इसी का नाम दे दिए नाभिक। ठीक, नाभिक में दो कण होता है, एगो होता है न्यूट्रॉन, एगो होता है प्रोटॉन। नाभिक में ये कण होता है। ठीक, ये दोनों बड़ी सघनता के साथ एक दूसरे से बांधे रहते हैं, ठीक ना, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। यदि इन दोनों को किसी कारणवश तोड़ दिया जाए, समझ लीजिए, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यदि इन दोनों को तोड़ करके अलग कर दिया जाए, तो जिस विधि से तोड़ा जाता है उसको कहते हैं नाभिकीय विधि, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन का होता है, उसी पर आधारित हमारा परमाणु बम। ठीक, आइए समझते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत ही मजबूती बल के साथ, जिस बल के साथ चिपके रहते हैं उसको नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल के साथ बहुत उमाज के बंधन रहते हैं। यदि इन दोनों के ऊपर कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये दोनों टूट जाए, जैसे दो गो ईंटा आपस में जुड़ा हुआ है, तो दोनों को तोड़ने के लिए ऊपर से हथौड़ा मारना पड़ता है ना, यानी हथौड़ा के क्या कर रहे हैं, मार तोड़ा तोड़ा पीट रहे हैं, इस वजह से ये दोनों ईंटा अलग रहते हैं। उसी तरह से ये नाभिक में दोनों चिपके रहते हैं। इन दोनों को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की बमबारी करनी पड़ती है, न्यूट्रॉन की बमबारी करनी पड़ती है इन दोनों पर। जैसे ईंटा को तोड़ने के लिए हथौड़े की बमबारी करते हैं ना, उसी तरह से इन दोनों को, नाभिक को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की बमबारी करनी पड़ती है। ठीक, और बमबारी करनी पड़ती है, बमबारी करते हैं तो ये नाभिक टूटता है। ऐसा कोई तत्व है जिसका नाभिक टूटता है तो भयंकर ऊर्जा निकलता है, बहुत जबरदस्त ऊर्जा निकलता है। उसी ऊर्जा से, उस ऊर्जा से कृषि क्षेत्र में, समझते रहिए, कृषि क्षेत्र में, बिजली क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में अनेक कार्य किए जाते हैं। नाभिक को तोड़ करके जिस प्रक्रिया से ऊर्जा निकाला जाता है, उस प्रक्रिया से उस ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से कृषि क्षेत्र में, बिजली क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में अनेक को परिवर्तन करके हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं। ठीक, जिसे समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान चलिए यहाँ आते हैं, यह है हमारा पीरियोडिक टेबल। कहाँ है जी, ये सपोज मान चलिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, और बढ़ेगा, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में देखिए काउंटिंग कराते हैं आपको। रेडान है, एक बाद पोलेनियम किधर है, पोलेनियम है, एक बाद यूरेनियम, यानी ये सब तत्व है। इन सभी तत्वों की नाभिक पर यदि न्यूट्रॉन की बमबारी कराया जाए, मान चलिए इन सभी तत्वों की, जितना हम यहाँ पर काउंटिंग कराएं, उन सभी तत्वों के नाभिक पर यदि न्यूट्रॉन की बमबारी कराया जाए, तो यदि उन सबका नाभिक टूटता है तो भयंकर ऊर्जा निकलता है। थोरियम भी था उसमें, थोरियम था नहीं, हम आपको काउंटिंग कराएं, उसमें थोरियम भी था। यदि थोरियम को चाहे यूरेनियम के, चाहे पोलेनियम के, चाहे क्रिप्टॉन गैस का, चाहे रेडान का, यदि नाभिक पर हम नाइट्रोजन का बचाव करें, यदि उसका न्यूट्रॉन को बचाव करें, उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टूट जाता है, और टूट जाता है तो भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखिए कैसे, उसका कंडीशन का होता है। मान चलिए यूरेनियम एक पदार्थ है, तत्व है, पदार्थ नहीं, तत्व है, यूरेनियम तत्व है। यूरेनियम में 3 प्रकार का समस्थानिक होता है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। देखिए ई कंडीशन का होता है, यह टूटने के लायक होता है। ठीक, अब ई का होता है एक ही जैसा लिखा है, लेकिन ऊपर संख्या बदल गया है। तो देखिए ये तत्व है, ठीक ना, हम पीरियोडिक टेबल में देखा है ना, उसी में ये 92 नंबर पर था यूरेनियम। यूरेनियम के नाभिक में जब देखा गया प्रोटॉन की संख्या 92 है,
प्रोटॉन की संख्या 92 है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या 234, तो कौनों का 235, तो कौनों का 238 है। तो वैसे तत्वों का जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उनको हम समस्थानिक तत्व कहते हैं, समस्थानिक वाले। ठीक, अब ये यूरेनियम में ये 235 वाला जो है, ये यूरेनियम का 235 यदि मान चलिए ये यूरेनियम का 235 का ये नाभिक है। ठीक, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये जुड़त है। यदि इस नाभिक पर न्यूट्रॉन को बमबारी कराएं इस पर 235 वाला पर, ठीक, तो यह टूटता है 236 में, यूरेनियम 236 में टूटता है। ठीक, और ये 236 के बाद अकेले ध्रुव से टूटता है क्रिप्टॉन 92 में और बेरियम 141 में टूटता है। और जब यह टूटता है तो यह यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसका अलग हो जाते हैं, इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग होते हैं भाई साहब देखिए समझिए, यहाँ पर भयंकर ऊर्जा निकलता है, एकदम जबरदस्त ऊर्जा, इतना ऊर्जा निकलता है, रगड़ के ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा मतलब आग, समझिए आप यहाँ पर ऊर्जा निकलना है, ऊर्जा के निकलने के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकलता है, 3 न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक, देखिए समझिए, जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे तो वह बदलता है यूरेनियम 236 में। यह यूरेनियम 236 टूट जाता है क्रिप्टॉन 92 में और बेरियम 141 में। आज जैसे ही टूटता है तो भयंकर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबरदस्त ऊर्जा एकदम। यह ऊर्जा इतना पावरफुल होता है कि यह परमाणु बम के जैसा होता है, समझ लीजिए, आग एकदम जबरदस्त आग होता है। तो इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है। अब समझिए, ये 3 न्यूट्रॉनों में 2 न्यूट्रॉन को रोक लिया जाता है। मान चलिए 3 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन दूसरा, न्यूट्रॉन तीसरा, 3 न्यूट्रॉन है। ये 3 में से 2 न्यूट्रॉन को रोक लिया जाता है और रोकने का काम करता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एक कहते हैं भारी जल। ये दोनों न्यूट्रॉनों को रोकने का काम करता है भारी जल। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कहीं पर कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को रोकने का कार्य कौन सा पदार्थ करता है, यही करता है, तो वही होता है भारी जल। ठीक, इसको रोकने की प्रक्रिया को हम मंदक कहते हैं। ये मंदक का काम करता है कौन, भारी जल। अब हई एगो बचता है तो फिर पुनः एकरा से यूरेनियम 235 पर बमबारी करते हैं, यानी यही प्रक्रिया करते हैं एगो से। ठीक, अब समझिए, जब यह प्रक्रिया किसी बंद एरिया में कराते हैं तो उसको कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर, बात को समझते रहिए। जब यह टोटल प्रक्रिया तो नाभिक तोड़ने की प्रक्रिया यदि किसी बंद एरिया में कराते हैं तो उसको कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। ठीक, नाभिकीय रिएक्टर का मतलब इस फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए कहाँ है, और यह हमारा नाभिकीय रिएक्टर। देखिए ये जो गोल गोल घर है ना, ये गोल गोल घर है, यही इसी घरों में नाभिक को तोड़ा जाता है न्यूट्रॉन से। ये खतरनाक होते हैं, जब टूटता है ना तो बहुत मतलब खतरनाक किस्म का प्रकाश निकलता है जो जानलेवा भी होता है। ठीक ना, तो ये घरों में तोड़ा जाता है। ये बॉयलर है, एक में से भाप निकलता है, कंडीशन आगे वीडियो में समझिए तो समझिए। तो ये प्रक्रिया जिस बंद एरिया में कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर। देखिए आपको एक बात बताते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में यदि D2O नहीं डाला जाए, भारी जल नहीं डाला जाए, तो एक बात बताइए, आप खुद से ही समझिए कि जब भारी जल नहीं डाला जाएगा तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को तोड़ता था, तो हई दूगो क्या करेगा, तो फिर हई टूटेगा, तो फिर तो न्यूट्रॉन की प्राप्ति होगा ना। ऐसे तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ते चला जाएगा।
बढ़ते चला जाएगा तो वह अनकंट्रोल हो जाता है। ये नाभिकीय रिएक्टर क्या हो जाता है? अनकंट्रोल हो जाता है। जब अनकंट्रोल होता है, न्यूट्रॉन ओकरा में भर जाते हैं, इस प्रक्रिया के तहत न्यूट्रॉन उसमें भर जाते हैं, तो वो क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। यह कंडीशन हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। आपको बता देना चाहिए, यूक्रेन का नाम सुना है ना? यूक्रेन में 1986 में नाभिकीय रिएक्टर फट गया था। कहाँ? हाँ, ये कंडीशन था। वह नाभिकीय रिएक्टर में कहा जाने कौन था वैज्ञानिक, कहा जाने छोलनी से पिटाया होगा, तभी तो DTO नहीं डाला था ना, देखा नहीं था, कंट्रोल नहीं किया था। इसका कमी की वजह से ये अनकंट्रोल हो गया था न्यूट्रॉन। अब 1986 में अप्रैल महीने का दिन था, अप्रैल का दिन था। अब बताइए 1986 में यूक्रेन में जब नाभिकीय रिएक्टर ब्लास्ट हुआ तो उस नाभिकीय रिएक्टर का नाम था चेर्नोबिल। चेर्नोबिल नाम था। चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर में यूक्रेन में 86 में फट गया। अब ओकरा फटने के बाद वो जापान में फटा था। देखिए जापान वाला का नाम था फुकुशिमा। ई फटा था 2011 में। ये तो अभी हाल ही का है। अब फटता है ना तो ढेर लोग, जितना वो भी कर्मचारी होते हैं ना, बेचारे लोग मारे जाते हैं ये न्यूट्रॉन के चक्कर में। जैसे कि मान चलिए, यदि हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई लोहा तोड़े और लोहा में से कई वो कौन, यदि हथौड़ी मारते हैं माछ के मारते हैं, और में से कई वो कौन निकले, अब बहुत ही स्पीड से निकले, बहुत ही स्पीड से निकले, तो यदि उसके रास्ते में यदि आप आते हैं तो आपको छेद करके निकल जाएगा। वैसे ही पावरफुल ये सब होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन छेद करके निकल जाएगा। तो ये सब से ये रेडिएशन निकलता है। एक से तो लोग कम मरते हैं, लेकिन ये प्रकाशव है ना, ये प्रकाशव से ढेर लोग मर जाते हैं। ये कंडीशन है, देख ठीक ना। अब देखिए, जब ये कंडीशन होता है तो ये नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर अनकंट्रोल हो जाता है तो वही फट जाता है। देखिए, जब इसको एक वस्तु के रूप देते हैं, एक वस्तु का रूप देते हैं, तो यदि हम बम बनाते हैं, बम बनाया जाए परमाणु बम, तो परमाणु बम में यह लिमिट कर दिया जाता है कि कितना एकरा में होगा तो ये फट जाएगा न्यूट्रॉन। सेम यही प्रक्रिया नाभिक तोड़ने की प्रक्रिया परमाणु बम में किया जाता है। A to Z नाभिक तोड़ने की प्रक्रिया परमाणु बम में किया जाता है। आप उसमें नाभिक को अनकंट्रोल कर दिया जाता है समय अनुसार। जब ये परमाणु बम फटता है तबाही लग जाता है। जिससे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, जापान का एक शहर हिरोशिमा, ठीक 6 अगस्त। जापान का दूसरा का शहर नागासाकी 9 अगस्त। इसी पर परमाणु हमला किया गया था। परमाणु हमला में यही न्यूट्रॉन जिम्मेवार होगा। ठीक, अब आगे समझते हैं। जैसे कि मान चलिए नेक्स्ट समस्या, इसको सूत्र के हिसाब से समझिए। ये यूरेनियम 235 है, एक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, यह बदलेगा यूरेनियम 236 में। ई टूट जाएगा यूरेनियम 2 कंडीशन में, क्रिप्टॉन 36 बन और Ba 141 56 प्लस में एनर्जी प्लस 3 न्यूट्रॉन। यह है आपका परमाणु बम का सूत्र, हाई कंडीशन। बताइए, ये परमाणु बम का सूत्र है। ठीक, अब देखिए, जब नाभिक को सब पदार्थ, ये नाभिक, ये सब पदार्थ, एक नाभिक दूसरा का नाभिक, यदि इन दोनों नाभिकों को जोड़ा जाए, नाभिक 1 नाभिक 2, नाभिक 1 नाभिक 2, यदि इन दोनों नाभिकों को जोड़ा जाए और जोड़ करके वो बड़े को नाभिक बनाया जाए, बड़े को नाभिक बनाए, तो एक बात होती है, हम तो अभी पढ़ा रहे थे कि नाभिक को तोड़ा कैसे जाए, तो ये जोड़ने का बात कहाँ से चला यार? बात है कभी से पढ़ रहे हैं, तोड़ा जाए न्यूट्रॉन की बमबारी करके तोड़ा जाए, तो ये जोड़ने कहाँ से बता गया? तो जब तोड़ा जाएगा तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, जब तोड़ा जाएगा एक बड़े से नाभिक को तोड़ करके छोटे छोटे नाभिकों में बांट दिया जाएगा। तो नाभिक को मंडलीय नाभिक,
छोटे छोटे नाभिकों में बांट दिया जाएगा। ठीक, और जब छोटे छोटे नाभिक, दो नाभिक को मिला करके एक बड़ा नाभिक बना जाए, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ठीक, हेकरा पर आधारित है परमाणु बम। परमाणु बम और नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जब नाभिक को तोड़ा जाता है तो छोटे छोटे नाभिकों में बंट जाता है, तो उस पर आधारित होता है परमाणु बम। इसी बेस पर बनता है परमाणु बम। इसका स्ट्रक्चर ठीक यहाँ पर समझाया है, आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझाया कि कैसे नाभिक को तोड़ा जाता है। ठीक, तो इस पर आधारित होता है परमाणु बम। जो अभी हम बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि छोटे छोटे दो नाभिकों को जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाया जाता है, तो इस पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक, हाइड्रोजन बम के लिए कंडीशन का होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक 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 2 3। ये परिकर का नाम प्रोटियम, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, देखिए अभी फिर वही वाला कंडीशन, ये हाइड्रोजन 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 इका है, एक और संख्या बदल गया है तो समस्थानिक है। यदि हाइड्रोजन के द्विगु समस्थानिक को, यानी हाइड्रोजन को ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन का ट्रिटियम को जोड़ा जाए, नाभिकों को जोड़ा जाए, और उस कंडीशन में यदि 5000 केल्विन से 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाए, तापमान दिया जाए, यदि इन दोनों नाभिकों को जोड़ा जाए और वो जोड़ने के कंडीशन में वहाँ पर यदि 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाए, जैसे यदि दो गो लोहा को जोड़ना होता है तो दोनों को गर्म करते हैं ना, और तब जाकर यदि उन दोनों को सटा करके मार हथौड़ी से पीटते हैं, तड़प एकदम आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो वही कंडीशन, तो जब हम गर्म करते हैं लोहा को, तो लोहा का तापमान देते हैं ना, तभी तो गर्म होता है ना। तो वही तरह यदि हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन का ट्रिटियम समस्थानिकों को आपस में जोड़ा जाता है और वहाँ पर यदि इतना टेम्परेचर दिया जाता है तो वह बदल जाता है हीलियम में बदल जाता है, और ओकरा से मिलता है न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी। वही होता है आपका हाइड्रोजन बम का सूत्र। ठीक, देखिए समझिए कहाँ है, है आपका परमाणु बम का सूत्र। परमाणु बम में नाभिक के विखंडन होता है, एक नाभिक दो नाभिक में टूट गया, और ई होता है आपका, ये मिल नहीं रहा है, आई है आपका, तो दूसरा पूछा है, है आपका हाइड्रोजन बम का सूत्र। ठीक, हाइड्रोजन बम का सूत्र। अब एक बात बताते हैं आपको, ये रहा आपका टोटल जानकारी हाइड्रोजन परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का जानकारी। अब देखिए समझिए, देखिए नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर अभी तुरंत पता है, जहाँ पर विखंडन की क्रिया कराई जाती है, नाभिक को तोड़ा जाता है, बंद घेराव में गोल का घेराव देखा है ना अभी फोटो हुआ, उसी को कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। और नाभिकीय रिएक्टर 2 किस्म का होता है। ठीक, एगो होता है शोध के लिए, एगो होता है काम लेने के लिए, जैसे कि बिजली बनाने के लिए। ठीक, अभी हम आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार में अभी यहीं पर बक्सर जिला में चौसा पावर प्लांट में वहाँ पर बिजली बनाने का काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर नहीं बना, वहाँ पर कोयला से बिजली बनेगा, कोयला से। अब कैसे कोयला से बिजली बनता है, हम अंत में इसका भी जिक्र कर देंगे, बता देंगे कि नाभिकीय रिएक्टर से भी बिजली बनता है और कोयला से भी बिजली बनता है। देखिए समझिए, शोध के लिए क्या होता है। ठीक,
तो शोध के लिए हम आपको बता देंगे कि बिहार में एक संस्था, भारत में एक संस्था है, उस संस्था का नाम है आपका बार्क। ठीक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सी रहेगा, बढ़िया से लिखे देते हैं, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह संस्था क्या करती है, नाभिकीय रिएक्टर बनाती है और उसका टेस्टिंग करती है कि क्या यह नाभिकीय रिएक्टर टेस्ट करके उसका मतलब शोध करती है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करती है। तो यह संस्था जो है वह अनेक प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण करती है शोध के लिए, जिससे कि मान चलिए ध्रुवा हो गया, ध्रुवा नाभिकीय रिएक्टर का नाम है। ठीक, जर्लिना नाभिकीय रिएक्टर का नाम है, याद रखिएगा जर्लिना। एगो पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर का नाम है, ओकर नाम है कामिनी। ठीक, और नाम है आपको बता देंगे, क्या नाम है, अप्सरा जगह थोड़ा कम है, अप्सरा, विशाखापट्टनम, अप्सरा विशाखापट्टनम। देखिए, ये नाभिकीय रिएक्टर दो प्रकार का होता है, एगो शोध के लिए, एगो काम, जैसे काम लेने के लिए, ठीक ना, बिजली वगैरह सब बनाने के लिए। तो जो शोध के लिए बनता है ना, भारत में जो संस्था बनाती है उसका नाम है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह जो है वो अनेक प्रकार का शोध नाभिकीय रिएक्टर बनाई है, जिसमें ध्रुवा नाम का एक नाभिकीय रिएक्टर है, जर्लिना नाम का एक नाभिकीय रिएक्टर है, पूर्णिमा नाम का एक नाभिकीय रिएक्टर है, अप्सरा नाम का नाभिकीय रिएक्टर है, विशाखापट्टनम नाम का नाभिकीय रिएक्टर है। ये नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक, इसमें केवल शोध वाला काम चलता है कि जैसे कि मान चलिए थोरियम से कैसे विस्फोट करा के बिजली प्राप्त करेंगे, यूरेनियम से कैसे प्राप्त करेंगे, पोलोनियम से कैसे प्राप्त करेंगे, रेडियम से कैसे, मतलब ये शोध कर रही है। ठीक, एगो है IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक, क्या नाम है उसका, IGCAR, इंदिरा गांधी से संबंधित कुछ नाम है। ठीक, तो ये क्या होता है, तो इहो अपना बनाती है, जिसमें काकरापारा का नाम सुना है, काकरापारा, रावत भाटा, नरोरा। तो इसमें क्या होता है कि जब इन सब में काकरापारा नाभिकीय रिएक्टर में विस्फोट कराया जाता है, नाभिक को तोड़ा जाता है, तो ओकरा से बिजली बनाया जाता है। रावत भाटा में जब नाभिक को तोड़ा जाता है तो ओकरा से भी बिजली बनाया जाता है। ठीक, तो ये है आपका शोध रिएक्टर, ये है आपका काम लेने वाला रिएक्टर। ठीक, अब देखिए, ये हो गया रिएक्टर का प्रकार। ठीक, अब एगो और बात समझ लीजिए, रिएक्टर होता है दो किस्म का होता है, वो तो शोध काम लेने के आधार पर था। अभी रिएक्टर साइज के आधार पर, काम के आधार पर होता है। तो साइज के आधार पर देखेंगे, साइज के आधार पर और काम लेने के आधार पर, काम के आधार पर। तो साइज के आधार पर 3 प्रकार का होता है, समझिएगा। स्मॉल रिएक्टर, ठीक, स्मॉल रिएक्टर, मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर, एगो होता है सबसे बड़का का नाम है, मान चलिए सबसे बड़ा फुल साइज रिएक्टर। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक ना, ये रिएक्टरों में 20 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाता है। ये रिएक्टर में 20 से 300 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाता है। एकरा में 300 से 1000 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाता है। अब थोड़ा यह देख लेते हैं, स्मॉल रिएक्टर क्या है, मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर क्या है, फुल साइज रिएक्टर क्या है, थोड़ा फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं।
थोड़ा सा ही समझ लीजिए, आसमान रिएक्टर बाद में देख करेंगे आपको। देखिए कंडीशन, जैसे देखिए कई क्या होता है, ये टोटल प्रक्रिया देख लीजिए। अभी इसको हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे नाभिक को तोड़ने से बिजली प्राप्त होती है, अब बिजली कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को देख लीजिए ध्यान से, ये कैसे कैसे कंडीशन क्या हो रहा है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये है आपका रिएक्टर, भाई टोटल आपका रिएक्टर है, भागो मत भाई, ये टोटल आपका रिएक्टर है, ठीक भाई, बड़का घर है ना रिएक्टर। अब इस थोड़ा फोटो को हम रोकते हैं, जैसे हाई आपका टोटल हो गया रिएक्टर, ठीक। एकरा में देखिए रिएक्टर हो गया, इसमें क्या किया जाता है कि एकरा में नाभिक को तोड़ा जाता है, तो एकरा से क्या होता है ना कि आग निकलता है, ठीक, आग निकलता है। तो अब क्या होता है कि ये से पानी भी किया जाता है दूसरे टंकी में, ठीक, हाई टंकी है, ठीक ना। इसी नाभिक की इस रिएक्टर में ही टंकी होता है, बॉयलर होता है, उस बॉयलर में पानी होता है, उस पानी में क्या होता है कि अब यह जाता है तो पानी गर्म होता है, अब गर्म होता है तो वह पानी इधर आता है। तो एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पानी गर्म होता है तो भाप देता है ना, और जब भाप देगा, जब भाई भाप देगा उष्मा मतलब भाप देगा, तो देखिए यहाँ पर ये है आपका डायना पंखा, तो ये भाप की वजह से इतना पावरफुल भाप आता है कि ये डायना को चला देता है, पंखा को चला देता है, ठीक। अब पंखा को चलने के बाद फिर यह भाप पानी बंद करके आईसी में आया, ठीक। और जब यह भाप की वजह से यह डायना चल गया, तो यहाँ से देखिए ये जनरेटर लगा है, ऊपर लिखा है जनरेटर, देखिए जनरेटर लगा है। तो यह जब यह डायना चलेगा, यह जनरेटर चलेगा, और जनरेटर से क्या उत्पन्न हुआ, बिजली, और बिजली से हमको शहर में, गाँव में, हर जगह बिजली प्राप्त होता है। यानी इधर से पानी आएगा, पानी इधर टंकी में होगा, टंकी होगा रिएक्टर में विस्फोट कराया जाएगा, विस्फोट की वजह से आग उत्पन्न होगा, आग से क्या होगा, भाप बनेगा, पानी उबलेगा, तो अब वो भाप से डायनेमो चलेगा, और डायनेमो से क्या होगा, मोटर, जनरेटर, और जनरेटर से हमको क्या मिलेगा, बिजली प्राप्त होगा। ऐसे बड़ा पोल तो आप गाँव घर में हर जगह देखने को मिलता है जी, देखिएगा थोड़ा सा इस वीडियो को और ध्यान से देखिए, देख लीजिए। कहाँ भाग जा रहा है, आओ भाई, हाई देख लीजिए, टोटल प्रक्रिया है, ऐसा ही बिजली बनता है, ठीक ना। अब देखिए अभी हम एक बात बता रहे थे कि यहाँ बिहार के बक्सर जिला में यहाँ चौसा पावर प्लांट बन रहा है। चौसा पावर प्लांट में यही प्रक्रिया हो रहा है, टोटल प्रक्रिया हो रहा है चौसा पावर प्लांट में। लेकिन चौसा पावर प्लांट में नाभिक को नहीं तोड़ा जाएगा, वहाँ पर कोयला डाल करके पानी गर्म करेगा। अब बताइए, कोयला डालेगा तनिका ओकर में से धुआं निकलेगा, पानी तो गर्म होगा, बिजली तो बनेगा, लेकिन धुआं की वजह से प्रदूषण, वायु प्रदूषण कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाई जो प्रक्रिया हो रहा है ना, एक से कोई प्रदूषण नहीं था, नो प्रॉब्लम, वातावरण एकदम स्वच्छ रहेगा। इसमें ग्रीन हाउस गैस का कोई खतरा नहीं है जब नाभिक को तोड़ा जाता है तो। और नाभिक के बदले हम यहाँ कोयला जलाएंगे तो कोयला के बदले धुआं करिया निकलेगा, तो बिल्डिंग सब ये बना है देख लीजिए, तो करिया और कि नहीं होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगा। तो सरकार सोच रही है कि जितना से जितना जल्दी से जल्दी हम नाभिकीय रिएक्टर बनाएं, और नाभिकीय रिएक्टर में हम नाभिक को तोड़ें, और नाभिक से हम बिजली बनाएं। ये रहा आपका टोटल जानकारी। ओके, थैंक यू।